हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सीखने वाले हैं। बेसिकली लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पुली ब्लॉक सिस्टम और सूडो फोर्स, कब लिफ्ट में हल्का फील होता है, कब लिफ्ट में भारी फील होता है, क्या लिफ्ट ये डिसाइड करती है कि जो हमें हल्का फील होगा या भारी, क्या लिफ्ट का एक्सेलरेशन ये डिसाइड करता है, क्या लिफ्ट की वेलोसिटी डिसाइड करती है। सारी बातें हम लोगों ने सीखी, किस किस तरह से जो सूडो फोर्स है वो एक्ट कर सकता है, कहाँ से हमें देखना ज़्यादा उचित है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या होना चाहिए। अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी तो जाके फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और जाके पिछली क्लासेस देख लीजिए। उसके बाद इस क्लास को देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा फील आएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सीखने वाले। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मेरे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है ना। ये सेल्फ मेड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। ये आपकी स्प्रिंग है जो कि मैंने स्पाइरल से बनाई हुई है। आपको जानते हैं ना वो जो नोटबुक आती है जुगाड़, ठीक है, उसमें कि ब्लॉक लटका हुआ इस तरह से, ठीक है। तो एक्चुअल में इसी को आज हमें सीखना है कि किस किस तरह से इसमें हमें करना क्या होता है, कितना फोर्स लगता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पहले नोट आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद इस पर थोड़ी अच्छे से चर्चा करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखना क्या है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। हा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ओके। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आप देख चुके हैं किस तरह का स्प्रिंग होती है, क्या क्या चीज। अब थोड़े से पैरामीटर इसमें डिफाइन करते हैं। हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हम थोड़े से पैरामीटर डिफाइन करते हैं। क्या वो पैरामीटर होते हैं, ध्यान से देखो। मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, स्प्रिंग है और ब्लॉक है। अभी सिर्फ इतना सिस्टम है हमारे पास। मान लो मास इसका m है और हम स्प्रिंग में कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। उसको हम लोग k से दिखाते हैं क्योंकि हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। और ये डिपेंड करता है स्प्रिंग की क्वालिटी पर। ये स्प्रिंग बाय स्प्रिंग चेंज होता रहता है, ये नहीं कि ये पर्टिकुलर फिक्स होता है, नहीं। ये एक स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होता है, नॉट सेम फॉर द एवरी स्प्रिंग, ठीक है ना। कि ये हर एक स्प्रिंग के लिए यूनिक होता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ चीजें डिफाइन करते हैं। इसमें से फर्स्ट चीज है नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ क्या होती है स्प्रिंग की, देखो ध्यान से। मान लो ये वो लेंथ है जहां पर, ऐसे समझो, देखो मान लो मेरे पास ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, देखो ध्यान से। मान लो मेरे पास ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था और मैंने इस स्प्रिंग को इस ब्लॉक से निकाल दिया। कोशिश करता हूं मैं निकालने की, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम है, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई एंड इट विल कम लाइक दिस, ठीक है ना। मैंने इसको इससे निकाल दिया जैसे, ठीक है। मैंने इसको निकाल दिया और ब्लॉक को मैंने यहाँ पर रख दिया। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब अभी ये जो स्प्रिंग की लेंथ है, ये जो स्प्रिंग की लेंथ है, ये बिल्कुल नेचुरल लेंथ है, यानी जितनी होनी चाहिए स्प्रिंग की लेंथ, ये वही लेंथ है, ठीक है। और दूसरी चीज जो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो स्प्रिंग है ये मासलेस है। एक्चुअल में क्या ये मासलेस है, क्या ये एक्चुअल में मासलेस है, नहीं। लेकिन अभी जो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास मासलेस है और इसमें जो लेंथ है इसकी दिस अप्रॉक्स 1 फीट के थोड़ा सा कम है ये, ठीक है ना। कुछ 9-10 इंचेस इसकी लेंथ है। तो यही हमारी क्या है, इसकी नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ वो लेंथ होती है जो स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है विदाउट एनी एक्सटेंशन और कंप्रेशन। नेचुरल लेंथ क्या होती है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज लेंथ विदाउट एक्सटेंशन और कंप्रेशन, ओके। ये बात अपने को समझ आ गई कि जो नेचुरल लेंथ है वो बिना किसी एक्सटेंशन में, मतलब इस तरह से। क्या लेंथ इंक्रीज हो गई, क्या ये नेचुरल लेंथ के बराबर है, नहीं। मान लो हमने कंप्रेस कर दिया, हमने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, क्या स्प्रिंग को जब हमने कंप्रेस किया क्या ये ओरिजिनल लेंथ के बराबर, नहीं। तो स्प्रिंग की वो लेंथ जो कि इसकी नेचुरल है वही इसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। नाम से समझ आ रहा है, ठीक है। ये फिक्स होती है। अभी बात समझना क्यों मैं इस चीज पे जोर दे रहा हूँ, बात समझना भी ध्यान से, ठीक है। नेचुरल लेंथ, अच्छा। मान लो इस ब्लॉक को हमने कुछ डिस्टेंस खींच दिया, ठीक है ना। स्प्रिंग को हमने एक्सटेंड करते हुए कुछ ब्लॉक की जो स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ थी कुछ यहां पर थी, हमने ब्लॉक को एक x दूरी पर खींच दिया। अब इस केस में जो ब्लॉक पे फोर्स लगता है, मैं यहाँ पे ब्लॉक को दोबारा लगा देता हूं, मैं ब्लॉक को यहाँ पर दोबारा लगा देता हूं जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। देखो ध्यान से, इसको मैंने इसमें फिट कर दिया, ठीक है, ओके। इसको मैंने इस पे फिट कर दिया, ठीक है। अब एक्चुअल में मैंने जो ब्लॉक में इसको फिक्स रखा, मैंने इस एंड को फिक्स रखा, ठीक है। और मैंने ब्लॉक को खींचा, क्या एक्चुअल में ब्लॉक पर फोर्स लगेगा जो कि स्प्रिंग लगा रही है। देखो ध्यान से, जैसे मैं छोड़ूंगा, ओहो, देखना ध्यान से। अब यहाँ पे नीचे फ्रेम बेस नहीं, वरना सीधा बिल्कुल सीधा आता है, ठीक है। ओहो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ब्लॉक को अपनी नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा एक्सटेंड किया। ध्यान से देखना, नेचुरल लेंथ से। तो ये फोर्स एक्ट कर रहा है। वो फोर्स किसके बराबर होता है, इसको समझना ध्यान से।
यहां पर जो ब्लॉक पे फोर्स लगता है जब इसको नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा एक्सटेंड या कंप्रेस करते हैं तो इस पे जो फोर्स लगता है दैट इज F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप ब्लॉक को एक्सटेंड कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं तो जो फोर्स है वो एक्सटेंशन या कंप्रेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्या बात क्लियर है कि अगर आप ब्लॉक को इस तरफ खींचेंगे तो फोर्स इस तरफ लगेगा, अगर आप ब्लॉक को इस तरफ खींचेंगे तो फोर्स इस तरफ लगेगा। क्या बातें क्लियर है? यानी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हमेशा अपोजिट टू द एक्स लगता है। अगर हमने एक्स इस तरफ खींचा है तो फोर्स इस तरफ लगेगा। ठीक है, अच्छा ये बात अपने को समझ आ गई। ओके, अब ये x कहां से लेते हैं? F इज इक्वल टू, जब हमने माइनस के एक्स लिखा, F इज इक्वल टू माइनस के, आपने ये फॉर्मूला जगह जगह पर देखा होगा लेकिन इसको थोड़ा सा फील नहीं किया होगा इतने अच्छे से। ठीक है, x कहां से लेते हैं? x हम हमेशा लेते हैं फ्रॉम नेचुरल लेंथ, फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ओके, ये बात समझ आ गई कि नेचुरल लेंथ क्या होती है। वो लेंथ जो स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है दैट इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ। ठीक है, जब स्प्रिंग को हम जब हम ब्लॉक को स्प्रिंग से थोड़ा सा खींचते हैं तो स्प्रिंग उस पर एक फोर्स लगाती है दैट इज F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। और इसमें जो माइनस साइन है उसका इंडिकेशन क्या है? वो ये बता रहा है कि ये हमेशा x के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, यहाँ पे x क्या है? x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द नेचुरल लेंथ ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, सॉरी, फ्रॉम द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, ये ब्लॉक की नेचुरल लेंथ से दूरी है। क्या बातें क्लियर है? ओके, यहां तक बात अपने को समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अच्छा, एक चीज और यहां पर हम डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। क्या चीज? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है? देखो ध्यान से, इस केस में यहां पर जब ये स्प्रिंग इस तरह से रखी हुई तो यहां पर नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन है, नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन है। लेकिन मीन पोजीशन का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो ये होता है कि इट इज द प्लेस एट विच द टोटल फोर्स या द रिजल्टेंट फोर्स या द नेट फोर्स इज जीरो, या बोल सकते हैं ब्लॉक इज एट रेस्ट, या बोल सकते हैं कि ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। क्या चीज? ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, ये बात अपने को समझ आई कि अच्छा यहां पर जो होता है मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पर जो ब्लॉक होता है वो नेचुरल लेंथ, सॉरी, वो इक्विलिब्रियम में होता है या रेस्ट पर होता है। अच्छा, यहां पर जो यही लेंथ थी, यही हमारी नेचुरल लेंथ थी, यही हमारी मीन पोजीशन थी, लेकिन क्या मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ से अलग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखो ध्यान से, मान लो मैंने ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया। ठीक है, मैंने ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया। ठीक है, अभी क्या है, इसकी नेचुरल लेंथ ये है। ठीक है, लेकिन सोचो इसको मैंने यहां पर ऊपर से फिक्स करके, आपको दिख रहा है, ऊपर से फिक्स करके नीचे से छोड़ दिया। क्या ये ब्लॉक थोड़ा सा एक्सटेंड करता है? मान लो मैं ब्लॉक का वेट बढ़ा दूं, मैं ब्लॉक का थोड़ा सा वेट बढ़ाता हूं, मैं इसमें से कुछ एक सेकंड रुकना, मेरे पास एक ये अमरूद है, इस अमरूद को मैं इसमें डाल देता हूं। देखो ध्यान से, इस ब्लॉक को मैंने, सॉरी, इस अमरूद को मैंने इसमें डाल दिया तो क्या अब इसका वेट बढ़ गया? आप देखना किस तरह से क्या होता है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या अब जैसे ही मैं यहां से सब, अब ये नेचुरल लेंथ है। ठीक है, अभी नेचुरल लेंथ भी है और मीन पोजीशन भी है, दिख रहा है आपको? जस्ट सेकंड, ठीक है, दिख रहा है। अभी जैसे ही मैंने यहां से हाथ हटाया, क्या ये एक्सटेंड हो गया? देखो ध्यान से, यहां पर था ये नेचुरल लेंथ थी, सॉरी, ये नेचुरल लेंथ थी। मेरी जबान को क्या हो रहा है? ओके, कुछ नहीं हुआ, सब सही है। देखो ध्यान से, अब ये नेचुरल लेंथ है। ओके, अब मैंने जैसे ही सपोर्ट को हटाया, क्या ये एक्सटेंड हो गया? इसका मतलब क्या है? अब ये जो पोजीशन बन गई है आकर के, दिस इज नॉट द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, this is not the natural length of the spring, this is the mean position, this is the mean position, but it's not it at natural length। ये अपनी नेचुरल लेंथ पर नहीं है, लेकिन अब ये इसकी मीन पोजीशन। यहां पर आकर के जो ब्लॉक है उसमें नेट फोर्स जो mg था, नीचे क्या लग रहा था? mg। भाई यहां पर क्या था, हमने नॉर्मल देखे तो बैलेंस किया, लेकिन अब क्या, जैसे मैंने इसको छोड़ा तो ये कुछ एक्सटेंड हुआ। ये जितना एक्सटेंड हुआ है, अभी क्या हो रहा है एक्चुअल में, अगर आप इसको एनालाइज करो, क्या स्प्रिंग जो है ब्लॉक पे ऊपर के, भाई ये मान लो यहां तक नेचुरल थी, इस जहां तक मेरी उंगली है यहां तक इसकी नेचुरल थी, भाई ओरिजिनली इतना था ये। ठीक है, तो ओरिजिनली मान लो यहां पर इतनी दूरी पर ये था। ठीक है, और इतना ये एक्सटेंड हुई है स्प्रिंग, इतना ये एक्सटेंड हुई है। और मैंने आपको बताया F इज इक्वल टू माइनस के एक्स में x जो है दैट इज फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। तो इतना अगर ये x है, मान लो ये 2 सेंटीमीटर या 3-4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये है इस पे अब F इज इक्वल टू माइनस के एक्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, कहां पर? ऊपर की तरफ। लेकिन mg जो है वो नीचे की तरफ, यानी इस पोजीशन पर जो mg है वो kx को बैलेंस किए हुए, इस पोजीशन पर जो mg है वो kx को बैलेंस कर रहा है। दैट मींस दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ दिस ब्लॉक, दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ इट्स ब्लॉक। अब अगर इसको हम थोड़ा सा भी एक्सटेंड करते हैं, अब अगर इसको हम थोड़ा सा भी एक्सटेंड करते हैं, सॉरी, डब्बा खुल गया, कोई बात नहीं, फिर से देखो,
फिर से देखो, अब अगर हम इसको थोड़ा सा, मान लो ये इसकी मीन पोजीशन थी, अब इसको हम थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करते हैं तो क्या होगा, अब वो जो के एक्स, मान लो, देखो समझो, देखो समझो, मान लो इस तरह से था, ठीक है, यहां तक इसकी नेचुरल लेंथ थी, इतना ये एक्सटेंशन हुआ मान लो एक्स नॉट, तो इस टाइम पे ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लग रहा है के एक्स नॉट, नीचे की तरफ लग रहा है एम जी, यानी के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी, यानी एक्स नॉट यहां से कितना आ गया, एम जी बाई के, एम जी बाई के, यानी इतना एक्सटेंशन हुआ है स्प्रिंग में, इतना एक्सटेंशन हुआ है स्प्रिंग में। लेकिन अब यहां से जब हम स्प्रिंग को, सॉरी इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचेंगे, तब क्या होगा, वो जो एडिशनल फोर्स है भाई, अभी के यहां पर कितना लग रहा था ऊपर की तरफ के एक्स नॉट, लेकिन मान लो हमने एक्स डिस्टेंस और नीचे खींच दिया, हमने एक्स डिस्टेंस और नीचे खींच दिया, तो अब स्प्रिंग पे कितना हो जाएगा, के एक्स नॉट प्लस एक्स, एक्स नॉट प्लस एक्स, यानी ये के एक्स जो है, ये के एक्स जो है ये एडिशनल आ रहा है, इसकी वजह से ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ भागना चाहेगा। देखो क्या एक्चुअल में होता है, अभी यहां पर ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन पर है, ठीक है, और मैंने जैसे ही इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, क्या ये ऊपर की तरफ भागा, क्या ये ऊपर की तरफ भागा। इसका मतलब क्या है कि जब भी ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन पर होगा तो वहां पर ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन अगर हम ब्लॉक को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वहां पे जो एक्स्ट्रा हम लोग डिस्प्लेसमेंट ला रहे हैं उसकी वजह से जो नेट फोर्स एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो उस ब्लॉक में एक्सेलरेशन पैदा करेगा, उसकी वजह से ब्लॉक जो है ऑसिलेट करने लगेगा, उसकी वजह से ब्लॉक जो है ऑसिलेट करने का। देखो ध्यान से, क्या ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, क्या ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, क्या बात समझ आ रही है, क्या फील आ रहा है, बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? क्या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में थोड़ा थोड़ा सा फील आया है, क्या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में थोड़ा थोड़ा सा फील आया है, किस तरह से चीजें घटित हो रही हैं, ठीक है? अच्छा भाई, ओके भाई, यहां तक अपने को फील आ गया कंप्लीट। कोई दिक्कत अगर हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर फील आ गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन किसके लिए है? आपके लिए। ओके भाई, ठीक है, चलो अब इस पे क्या करते हैं, थोड़े से सवाल करते हैं, तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के साथ साथ थोड़ा सा सवालों को करने से आपको फील या हो सकते हैं ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट करो। अब अगर मैं इस पे एक सवाल दूं आपको तो शायद आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आए। मान लो मैंने बोला कि एक ये ब्लॉक था जो कि स्प्रिंग से लटका हुआ है, ठीक है, इसका मास 2 kg है और इसका लिए जो k है दैट इज 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन। अच्छा भाई, मान लो मैंने बोला कि इसको इसकी मीन पोजीशन से 0.1 मीटर नीचे खिसकाया गया, तो बताओ इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। भाई अभी मैंने बताया कि जैसे इसको हम लोग अपनी मीन पोजीशन से नीचे खिसकाते हैं, क्या ऊपर की तरफ भागता है, कितने एक्सीलरेशन से भागता है ये आपको बताना है, कितने एक्सीलरेशन से भागता है ये आपको बताना है। अच्छा, वीडियो को पॉज करो, सवाल को ट्राई करो। कर लिया क्या? हो गया? देखो ध्यान से, अब आ जाओ मैं बताता हूँ, इधर देखो। जब ये अपनी मीन पोजीशन पर था ब्लॉक, उस टाइम पे क्या इस पे नेट फोर्स 0 है? उस टाइम पर क्या इस पर नेट फोर्स 0 है? यानी इस टाइम पर ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, के एक्स, यही मान लो ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, यहाँ कहीं ये नेचुरल लेंथ थी, तो ये एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया होगा क्योंकि इस पे नीचे की तरफ एम जी लग रहा था, तो एम जी के एक्स को बैलेंस कर रहा होगा इस टाइम पे, तो के एक्स इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। के कितना है 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू एम जी कितना है 20, एम जी कितना हो जाएगा 20, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वैल्यू क्या आ गई 0.2 मीटर, यानी ये ऑलरेडी अपनी नेचुरल लेंथ से 0.2 नीचे, सॉरी 0.2 मीटर नीचे है। इसका मतलब है जब हम इसको 0.1 मीटर नीचे और खींचेंगे, जब हम इसको 0.1 मीटर नीचे और खींचेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, एक्स डैश इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। यानी अब इस ब्लॉक को अगर देखा जाए, जब ब्लॉक यहां पर है तो नीचे की तरफ लग रहा है कितना 20, ऊपर की तरफ लग रहा है के एक्स डैश, और इसका एक्सेलरेशन हमें निकालना है, मास का 2 kg है, तो क्या हम लिख सकते हैं के एक्स डैश माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन। के कितना है 100, एक्स डैश कितना है 0.3 माइनस 20 इज इक्वल टू मास कितना है 2 kg इंटू एक्सीलरेशन को निकालना है। क्या आ गया यहाँ से, एक जीरो मर गया, आ गया 30, 30 से 20 गया बचा 10, और 10 इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बिल्कुल बेसिक सा तरीका मैंने आपको बताया, लेकिन आप ओरली भी इसका आंसर दे सकते हो, आप मुंह जबानी इसका आंसर दे सकते हो। किस तरह से, देखो ध्यान से, समझो मेरी बात को ध्यान से। जब ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन पे था तो ऑलरेडी इस पे नेट फोर्स 0 था,
सुना मेरी बात ध्यान से, जब ब्लॉक अपनी मेन पोजीशन पे था तो ऑलरेडी इस पे नेट फोर्स 0 था। इसका मतलब है कि जब हम इसको 0.1 मीटर नीचे ले गए हैं तो वो जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा है क्या उसी का रीजन है एक्सीलरेशन? अगर ये बात समझ आ गई तो बिल्कुल 1 सेकंड में इसका आंसर दोगे। जब हम इसको मीन पोजीशन पर रखे थे तो उस टाइम पे नेट फोर्स 0 लग रहा था, लेकिन जब हम इसको नीचे ले गए हैं 0.1 मीटर नीचे, तो क्या ये 0.1 मीटर नीचे ले जाने की वजह से ही वो एक्सीलरेशन आएगा? तो 0.1 मीटर नीचे खिसकाने में फोर्स कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो 0.1 मीटर नीचे खिसकाओगे तो के एक्स कितना हो जाएगा 10, के एक्स कितना हो जाएगा भाई 100 इंटू 0.1 10 हो गया, यानी वो एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगा है 10। क्या उस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है? एमजे से भूल जाओ। क्या उस 10 न्यूटन की वजह से आपका एक्सीलरेशन आ रहा है? 10/2, आंसर कितना है 5। वही तो आ रहा है। क्या बेसिक बिल्कुल क्लियर है? क्या कॉन्सेप्चुअल अगर आप सोचो तो भाई इतना नीचे लाने पर जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा दैट इज के ये वाला 10 कहां गया मैंने दिखाया नहीं, चलो कोई बात नहीं। यही मतलब क्या है 100 इंटू 0.1, यानी ये जो 10 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लगा है उसकी वजह से ही इसमें एक्सीलरेशन आएगा। तो एक्सीलरेशन डायरेक्ट कितना जाएगा 5। कोई कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो एक सवाल और करो, देखो ध्यान से। मान लो ठीक है, ये मान लो 2 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये एंगल मान लो 53 डिग्री, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि बताओ कि अगर हम इसको, ये इसकी मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से 0.2 मीटर नीचे खिसकाया, 0.2 मीटर नीचे खिसकाया, तो बताओ इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? ये सवाल आपको होमवर्क में खुद से करना है। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो ये खुद से करना है। कोई कंफ्यूजन? आंसर कहां लिखोगे? कमेंट सेक्शन में। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सेक्शन की तरफ, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। अभी तक हम लोगों ने देखा कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हमारे पास हो तो उसको हम किस तरह से डील करते हैं। अब मान लो इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को थोड़ा सा और ऐड कर दिया, इसमें पुली ऐड कर दो। इसमें मान लो कोई हमने पुली ऐड कर दी, इस तरह का सवाल बना दिया, इस तरह का, देखो ध्यान से। ठीक है, ये ब्लॉक था, इसका मास m है, ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। आपसे बोल दिया गया कि बताओ ब्लॉक कितना एक्सटेंड होगा। भाई जाहिर सी, सॉरी ब्लॉक नहीं, स्प्रिंग कितना एक्सटेंड होगी, ठीक है। जैसे ही इस ब्लॉक यहां से मतलब बिल्कुल अगर नेचुरल था, अगर ये इस तरह से छोड़ दिया हमने तो भाई ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, उसकी वजह से क्या स्प्रिंग थोड़ी सी स्ट्रेच होगी, और स्प्रिंग स्ट्रेच होगी तो आपको वही एक्सटेंशन इन स्प्रिंग पूछा गया, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्या बात क्लियर है? क्या वीडियो को पॉज करोगे, सवाल को ट्राई करोगे? चलो करो। कर लिया? क्या हो गया? देखो ध्यान से। एक्चुअल में इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा था? mg। चलो mg, ऊपर की तरफ टेंशन, ये टेंशन तो यहाँ पर भी टेंशन, ये tt तो ये कितना हो गया 2t। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, ये 2t ये कितना हो गया 2t। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा kx, ठीक है। यहाँ नीचे की तरफ क्या लग रहा है 2t, ठीक है। क्या ये बात समझ आई है? अच्छा, यहाँ पर जो भी स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ है उसको बैलेंस किसने किया है? क्या नीचे लगने वाली टेंशन ने? अच्छा, तो टोटल नीचे की तरफ टेंशन कितनी लगी 4t, ऊपर की तरफ जो स्प्रिंग फोर्स लगा वो क्या आएगा kx। क्या बात क्लियर है? क्या x की वैल्यू कितनी आ गई 4t/k। लेकिन स्प्रिंग, सॉरी जो स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन आई है उस टेंशन की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से देख लो, t = mg। टेंशन किसको बैलेंस करेगी? mg को। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4mg/k। यही उस स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा जो कि इस ब्लॉक के खींचने की वजह से आ जाएगा। क्या बात है क्लियर? अभी तक जो भी हम लोग स्प्रिंग मान रहे हैं वो सारी की सारी मासलेस है, और उसमें जो किसी भी तरह की कोई भी जो प्रैक्टिकल चीजें हम लोगों ने अप्लाई नहीं करी, ठीक है। आगे चल के हम लोग प्रैक्टिकल चीजें भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलो उतारो। अगली जो बातें हम इसमें करते हैं दैट इज स्प्रिंग कटिंग प्रॉब्लम्स। स्प्रिंग कटिंग प्रॉब्लम्स, स्प्रिंग कटिंग प्रॉब्लम्स। स्प्रिंग कटिंग प्रॉब्लम्स को समझने के लिए थोड़ा सा एक सिनेरियो को आप समझो कि एक्चुअल में मान लो हमारे पास ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, ठीक है। हालांकि ये जिस तरह से हम लोग आइडियल केस ले रहे हैं, आइडियल नहीं, ये प्रैक्टिकल केस है, फिर भी समझने के लिए थोड़ा सा आसान है, ठीक है। जिसको मैं बेस में रख लेता हूं एक, जस्ट अ सेकेंड, ये ठीक है। क्या ये दिख रहा है आपको? मैं चौक रख दूं फिर इसको समझाता हूं, देखो ध्यान से। मान लो इस तरह से ही था, ठीक है। आई होप विजिबल है ये आपको, ठीक है।
मान लो इसके लिए मुझे बेस की जरूरत थी यार, अगर मैं रख लेता तो ज्यादा अच्छा होता। चलो कोई नहीं, फिर भी समझो ध्यान से कि मान लो इसको मैं फंसा लेता हूँ उंगली में, ठीक है। मान लो मैंने स्प्रिंग को थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेच किया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से, मान रख लेता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इसको इस पे रख लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। एक्चुअल में क्या होगा, मान लो मैंने इस स्प्रिंग को इस तरह से दोनों तरफ से जो स्प्रिंग है उस तरफ से ब्लॉक को खींचा हुआ, इस तरफ से अपनी उंगली को खींचा हुआ है, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब आप उस ब्लॉक को सडनली छोड़ देते हो, मान लो थोड़ा सा और मैंने खींच लिया और उस ब्लॉक को सडनली छोड़ा, तो जो उस सडन इंस्टेंट पे क्या होता है, जब इस इंस्टेंट पे मैंने छोड़ा है तो उस इंस्टेंट पे चूंकि हम लोग जो स्प्रिंग है उसका मास जो है वो हम लोग कुछ जीरो मान रहे होते हैं, ठीक है, मास जीरो मान रहे होते हैं। और लेकिन ब्लॉक के पास तो मास है, अगर ब्लॉक के पास मास है और हम इसको सडनली छोड़ रहे हैं तो इस मास को यहां से यहां तक, भाई इस तरह से हम इसको छोड़ते हैं तो आने में कुछ टाइम लगता है, आने में कुछ टाइम लगता है, ठीक है। इस वजह से हम एट द पॉइंट जिस हमने छोड़ा है उस टाइम पे ब्लॉक कितना मूव कर रहा होता है, उस एग्जैक्ट पॉइंट पर, उस पॉइंट पर वो बिल्कुल जीरो करते हैं। लेकिन यहां से यहां तक आप देखते हो कि आने में कुछ टाइम लगता है, यानी जिस इंस्टेंट पर हम ब्लॉक को छोड़ रहे हैं उस पॉइंट पे जो इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा होता है दैट इज kx, उस पॉइंट पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होता है दैट इज kx। लेकिन अगर हम इस फ्री एंड की बात करें, इस फ्री एंड की बात करें तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर प्रैक्टिकली बात करी जाए, प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, इसको भी यहां से तक जाने में टाइम लगता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में देखा जाए कितना बिल्कुल कम टाइम लगता है, लेकिन इसको यहां से यहां तक आने में कुछ टाइम लगता है। आप अगर नोटिस कर पा रहे हो, देखो ध्यान से, ये इधर से इस तरह से आया, लेकिन जब इसको इधर छोड़ रहे हैं क्या बिल्कुल मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगता है। और सोचो अभी ये स्प्रिंग में कुछ वेट है, लेकिन अगर हम स्प्रिंग को मासलेस मान ले तो क्या यहां से यहां तक जाने में बिल्कुल एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी नहीं लगते। बात समझ आ रही है, लेकिन इसको यहां तक आने में टाइम लगेगा। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम स्प्रिंग को कट करें, स्प्रिंग को कट करें तो उस टाइम पे क्या होगा, जिस टाइम पे कट किया है हमने, तो अगर फ्री एंड जनरेट हो रहा है, अगर फ्री एंड जनरेट हो रहा है, अगर हम फ्री एंड की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो फोर्स है वो इंस्टेंटली जीरो हो जा रहा है। लेकिन अगर ब्लॉक की तरफ हम लोग छोड़ रहे हैं तो उस टाइम पे जो फोर्स है वो इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं हो रहा है। इस बात को अब हम लोग अच्छे से समझेंगे, एक आध क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको ज्यादा फील आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन जो है आपकी समझ आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या समझा कि अगर मान लो स्प्रिंग इस तरह से थी, ठीक है, ये मेरे पास ब्लॉक था और इधर से मैं पकड़े हुए था इसको, ठीक है, ये मेरे हाथ से मैं पकड़े हुए हूँ, ठीक है। अगर इधर, चलो दूसरा भी बंदा बना लेते हैं, ठीक है। जब इसने ब्लॉक को छोड़ा तो उस टाइम पे जो इंस्टेंट फोर्स है, इंस्टेंटेनियस फोर्स है, वो जीरो नहीं होता है। लेकिन अगर मैंने यहां से छोड़ दिया तो यहां पे जो इंस्टेंटेनियस फोर्स है वो तुरंत जीरो हो जाता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है स्प्रिंग कटिंग के प्रॉब्लम पे। मान लो इस पे मैं एक सवाल आपसे बोले, इस तरह से देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पे एक स्ट्रिंग बंधी हुई थी, स्ट्रिंग के सहारे एक ब्लॉक बंधा हुआ और इसमें स्प्रिंग के सहारे दूसरा ब्लॉक बंधा हुआ। ये मान लो आपका कुछ 2 kg है और ये 1 kg है, ठीक है। आपसे बोल दिया गया कि बताओ, मैंने स्ट्रिंग को यहां से काट दिया, इसको मैंने यहां से इस तरह से काट दिया, और जब मैंने इसको काटा तो बताओ दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये मैंने आपसे बोला। अच्छा, एक्चुअल में आप इस केस को समझे तो इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा 20, तो इस पे भी ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा 20, यानी यहाँ नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, ये 20 ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इधर स्प्रिंग दूसरी तरफ से क्या लगा, सॉरी स्प्रिंग दूसरी तरफ से क्या लगा 20, इस 1 kg पे नीचे mg लग रहा है 10, तो ऊपर टोटल फोर्स कितना हो गया 30। क्या मेरी बातें क्लियर है? 20 20 20 यहाँ पर तो 10 यहाँ पर, तो टोटल ऊपर कितना हो गया 30। अच्छा भाई, जब मैं स्ट्रिंग को कट करता हूं तो क्या टेंशन तुरंत जीरो हो जाती है? बिल्कुल जाती है। ध्यान रखना कि जब हम स्ट्रिंग को कट करते हैं तो टेंशन तुरंत जीरो हो जाती है, लेकिन जब हम स्प्रिंग को कट करते हैं तो वहां पर हमें समझना पड़ता है कि एक्चुअल में जनरेट क्या हो रहा है। अगर फ्री एंड जनरेट हो रहा है तो फोर्स इंस्टेंटली जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर फ्री एंड जनरेट नहीं हो रहा, ब्लॉक की तरफ से छोड़ रहे हैं, तो वहां पे जो हमारा है इंस्टेंटेनियसली फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगा। अब यहां पर देखो ध्यान से, जब मैंने इसको यहां पर काटा तो ये 30 तो तुरंत जीरो हो गया, ये तो तुरंत जीरो हो गया, लेकिन इधर साइड अगर बात करी जाए, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में बात करी जाए, तो 1 के लिए जो नीचे वाला mg था वो सेम रहा, और ये जो 20 था वो भी इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं होगा। इसका मतलब है इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ कितना लगता रहेगा आपके पास, टोटल 30, और इस ब्लॉक पे कितना लगता रहेगा,
यहाँ पे ये 20 भी सडनली जीरो नहीं होगा जब तक कि कुछ हम इसको टाइम नहीं देंगे। तो अगर हम इंस्टेंट एक्सीलरेशन बोल रहे हैं तो इसके लिए इंस्टेंट एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। इसके लिए इंस्टेंट एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि ये जो 20 है वो सडनली जीरो नहीं होगा, यानी 20 ऊपर 20 नीचे कैंसिल आउट, एक्सीलरेशन जीरो। और इस पे क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा 30/1 यानी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात है, क्लियर है? तो हमें ध्यान रखना है कि एक्चुअल में हम कट कहां पर कर रहे हैं। मान लो अगर मैंने बोल दिया कुछ इस तरह से, इस तरह से बोल दिया मैंने, ठीक है। और मैंने ये बोल दिया आपका 1 kg और ये बोल दिया मैंने 2 kg, ठीक है। अब मान लो मैंने यहां से काटा इस ब्लॉक को और बोला इंस्टेंट एक्सीलरेशन बताओ क्या होगा, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था, ये लग रहा था 10, ऊपर लग रहा था 10, तो इस 10 का अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, इस पे क्या लग रहा है 20, ऊपर कितना हो जाएगा 30। क्या बात क्लियर है? जैसे ही मैंने इस स्ट्रिंग को यहां से काटा तो एक्चुअल में क्या होगा, ये 10 इंस्टेंटनेसली जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तुरंत जीरो हो गया, ठीक है। और जैसे ही ये जीरो हुआ तुरंत ये फ्री होगा और इसकी तरफ नीचे एक्सीलरेशन क्या होगा, 10/1 यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये भी 10 तुरंत वैनिश हो गया, ये भी 10 तुरंत वैनिश हो गया। इसका मतलब नीचे की तरफ इस पे कितना लग रहा है 20, और ऊपर ये जो 30 है वो तुरंत का तुरंत भाई इस 10 का जो उधर की तरफ जो पार्ट है वो वाला वैनिश नहीं हुआ, क्योंकि उधर स्प्रिंग में कोई फ्री एंड जनरेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऊपर 30 लग रहा है, नीचे 20 लग रहा है, यानी 30 से 20 क्या बचा 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहां पर, ऊपर की तरफ जनरेट होगा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या इस तरह की कटिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें कुछ कुछ बातें समझ आई हैं आपको? थोड़ा सा गर्मी का एहसास होने लगा है, ठीक है। एक तो जब चिल्लाते रहो लगातार, चीख चित्कार करते रहो तो क्या होता है, गर्मी लगने लगती है। और कोई बात नहीं, ठीक है। अब तो देखो गर्मी का सीजन आ ही रहा है, अब देखना कितना हाल बेहाल होने वाला है। एक तो जब पढ़ाओ तो ये पंखे बंद करके पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि फिर वरना आवाज़ आपको थोड़ा सा ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। ऐसे मेरा क्या है, अभी रात का 10 सवा 10 हो रहा है और इस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर इस टाइम तो ठंडक होनी चाहिए, लेकिन फिर भी देख लो इतनी गर्मी हो रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, अपन पकड़ लेंगे सब है, ठीक है। तो इस क्लास को आगे नहीं बढ़ाते हैं। स्प्रिंग में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी। स्प्रिंग में किस तरह से हम लोग ब्लॉक की जो मेन पोजीशन है, नेचुरल लेंथ समझते हैं, किस तरह से फोर्स एक्ट करते हैं, के एक्स में एक्स कहाँ से नहीं दे देते हैं हम लोग, के एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। किस तरह से हम लोग स्प्रिंग कटिंग प्रॉब्लम्स को समझते हैं, अगर हम स्प्रिंग को ब्लॉक और पुलिस अटैच कर देते हैं तो उसको किस तरह से हम लोग डील करते हैं, सारी बातें हम लोग समझी। स्प्रिंग में अब बहुत ज़्यादा आगे डीप में अभी जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें फिर से एसएचएम में स्प्रिंग को डील करना पड़ेगा, तब वहां पर और स्प्रिंग में उसका टाइम पीरियड निकालेंगे, उसको अगर हम दूसरे किसी फ्रेम में लगा देंगे तब उसका टाइम पीरियड में क्या चेंज होगा, ये सारी बातें हम लोग करेंगे एसएचएम में। अभी स्प्रिंग पर इतनी चर्चा करना मेरे ख्याल से वाजिब है। अब बहुत ज्यादा आगे डीप में जाने की अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जब समय आएगा तो उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई होगी। क्लास में अगर कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहां पर भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब वगैरह, ये तुम लोग समझदार हो, कर लो फटाक से सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिलती रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है। तो चलो अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।